लेक्चर 8 measuring the improving drive performance। अच्छा, मैं आपको एक पीछे से थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि अभी तक हम कंप्यूटर के बारे में क्या पढ़े थे। हमने जब कंप्यूटर का आगाज़ किया था हमने इनपुट आउटपुट पढ़ी। इनपुट आउटपुट पढ़ने के बाद हमने देखा कि कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है, तो बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है। तो बाइनरी को अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या करता था, जो हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते थे, नंबर्स होते थे, पिक्चर्स होती थी, साउंड्स होती थी, उनको कन्वर्ट करता था बाइनरी में। तो बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती थी, स्कीम्स होती थी, जिसे हम कहते हैं आस्की कोड, EBCD कोड। उसके बाद हमारे पास यूनिकोड आया। ये स्कीम्स होती थी, वो क्या करती थी, हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देती थी। कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने देखा लेक्चर 7 के अंदर कि जब कंप्यूटर में कोई मेमोरी आती है उसको किस तरह प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको किस तरह स्टोर करता है। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क आ जाती है, CDs आ जाती है, और उसके बाद USB आती है, फ्लैश ड्राइव आती है। ये हमारे पास डिवाइसेस आ जाती हैं। और जब डिवाइसेस को स्टोर करने से पहले हम उसको फॉर्मेट्स में फॉर्मेट करते थे, तो फॉर्मेट दो हिस्सों में डिवाइड होता था। फर्स्ट हिस्से में उस फॉर्मेट को स्लाइसिस के अंदर डिवाइड करता था, फिर उसके बाद उसको पहले रिंग की शेप में डिवाइड करता था, जिसे हम करते हैं सर्कल। उसके बाद फिर उसको स्लाइस करता था, फिर हमारे पास वो क्या बन जाते थे, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स सेक्टर्स, सॉरी, वेक्टर सेक्टर। तो सेक्टर्स 512 बाइट का होता था, हर एक सेक्टर 512 बाइट्स का होता था। उस बाइट में अगर हम ए सेव करते थे, ए 97 है, तो 97 में तकरीबन 8 बिट लगती है, तो 8 बिट उसको ऑक्यूपाई कर लेता था। तो पूरे सेक्टर में ए ही स्टोर होता था। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि मेमोरी किस तरह आती है, स्टोर किस तरह होती है, और सेव किस तरह होती है। ये तो हमें पता लग गया है। अच्छा यार, कोई इशू नहीं, अगर मैथ की क्लास हो रही है तो आप बाद में इसको देख सकते हैं लेक्चर को। क्लियर लाइन। अपने माइक जरा म्यूट कर दो यार। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि आप अगर आपका कंप्यूटर कोई मेमोरी वगैरह सेव करता है, स्टोरेज करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम उसकी यानी किसी भी कंप्यूटर की ड्राइव को, ड्राइव मीन्स इसमें क्या बात है, ड्राइव में आपके पास हार्ड डिस्क हो सकती है, रैम हो सकती है, USB होती है, CD स्टोरेज हो सकती है। उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं उसके इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के। तो सबसे पहले बात है, ड्राइव की परफॉर्मेंस किस तरह पता लगती है कि भाई आपकी ड्राइव की परफॉर्मेंस है क्या है। तो ड्राइव की परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है वो है हमारे पास एवरेज एक्सेस टाइम। एवरेज एक्सेस टाइम, मैं बुक की तरफ देख के चलता हूँ, ताकि उसमें डायग्राम थोड़ी सी बुक में ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपको ज़रा इजीली एक्सेस मिल जाती है। हाँ, ये सर्कल्स हमारे पास बन जाते थे, ये ट्रैक की फॉर्म में होते थे, और ट्रैक के बाद जब हम उसको साइज करते थे हमारे पास सेक्टर्स प्रोड्यूस होते थे। ये हमारे पास सेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये सर्कल्स ट्रैक होते हैं, और इसके बाद हमारे पास ये एक सेक्टर्स बन जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ हमारे पास सेक्टर डिवाइड हो जाते हैं इक्वली बाइट के प्रयास से। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। एवरेज सेक्स टाइम क्या होता है, एवरेज सेक्स टाइम ये होता है कि सबसे पहली बात कि एवरेज क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई पाँच इनपुट आते हैं, तो पांच इनपुट की हमने एवरेज निकालनी है, तो हम पांच इनपुट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं दो पे, तो हमारे पास वो क्या आ जाती है, एवरेज। एवरेज आ जाती है। अब एवरेज असेस टाइम से मुराद क्या, CPU को वही कहता है कि मुझे ये चीज़ ला के दो, तो CPU ऑर्डर करता है, रैम को रैम ऑर्डर करती है, हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क से वो चीज़ आती है, रैम में रैम से वो चीज़ आती है CPU के पास। तो इसके दरमियान जो जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है वो हम एवरेज असेस टाइम के जरिए निकालते हैं। अब एवरेज असेस टाइम डिपेंड करती है हमारे पास नंबर ऑफ टू फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक हमारे पास है RPM, और दूसरा हमारे पास है टाइम असेस टू ट्रैक। अब RPM क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन, ये हमारे पास लिखा हुआ है, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट, ये हमारे पास है रेवोल्यूशन पर मिनट। अब रेवोल्यूशन पर मिनट से क्या मुराद है, रेवोल्यूशन पर मिनट से ये मुराद है कि भाई आपकी हार्ड डिस्क 1 मिनट के अंदर जो
उसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक की प्लेट्स होती है, 1 मिनट के अंदर कितनी घूमती है। तो इसके अंदर हमारे पास रेवोल्यूशन है 0.2 मिली सेकेंड्स, और एक जो हार्ड डिस्क है, नॉर्मल हार्ड डिस्क है, वो 0.2 मिली सेकेंड के अंदर एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, ये नैनो सेकेंड के अंदर भी चला जाता है। तो जो शुरू शुरू में हमारे पास मेजर्स आता थी वो मिली सेकेंड के बाद, उसके बाद इसमें होता है 1000 ऑफ सेकेंड्स, यानी 1 सेकंड का 1000 हिस्सा होता है उसे मिली सेकंड कहते हैं। और जो हमारे पास नैनो सेकंड होती है वो 1 बिलियन ऑफ सेकंड्स, यानी 1 सेकंड का बिलियन का हिस्सा होता है, 10 लाख का हिस्सा होता है। तो इतनी तेज रेजोल्यूशन हमारी हार्ड डिस्क घूमती है। और जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता था वो हमारे पास क्या है, ट्रैक टू असेस, टाइम टू असेस ट्रैक। अब मैंने अभी आपको पीछे बताया था ट्रैक्स क्या होते हैं। ट्रैक्स हमारे पास एक रिंग की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और जो उसके ऊपर हेड लगा होता है, हेड उसको असेस करता है उन ट्रैक को, तो हेड की मूवमेंट से वो ट्रैक हमारे पास क्या होता है, असेस होता है। तो असेस से क्या होता है कि डाटा को हमने तो रीड करना होता है, तो हेड के ऊपर ही वो नोजल लगी होती है जो उस डाटा को रीड करती है। तो जितनी तेजी से वो ट्रैक मूव करेगा उतनी तेजी से हमारे पास टाइम को असेस करने में ज़्यादा आसानी होगी। एक मिनट से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट उसके बाद दिए हुए हैं कि सिटी रूम का 80 टू 800 में एसेस टाइम है, और उसी तरह हमारे पास हार्ड डिस्क का ऊपर बताया गया है एसेस टाइम होता है। अब उसके बाद आपको पता तो लग गया कि एसेस टाइम होती क्या है। उसके बाद आता है कि दूसरा फैक्टर जो होता है डाटा ट्रांसफर रेट। डाटा ट्रांसफर रेट का मतलब क्या होता है कि आपका एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा कितनी देर में ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स टू से अगर आपने यूएसबी लगाई है तो उसके अंदर कोई मूवी कॉपी करनी है तो मूवी कितनी होगी, 2 GB पे। तो जो 2 GB कितने मिनट्स में वो यूएसबी के अंदर कॉपी होगी, वो आपके पास क्या होगा, डाटा ट्रांसफर रेट। इसको हम मैयर करते हैं केबीस में, किलो बाइट, एमबी में मेगाबाइट, और जीबी गीगाबाइट्स के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और डाटा ट्रांसफ़र का थ्रूपुट होता है कि वो कितनी देर में डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट्स। अब जो अब आपने सुना होगा यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, और अब तो मार्केट में आ गई यूएसबी। जी मैं नज़ीर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, ऐसे ही एनालाइज किया था। तो मार्केट में जो 2.0 है उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ही कम है, उसके अंदर आता है 23 MB/सेकेंड। लेकिन जो आता है जो एस पी 3.0, उसका डाटा ट्रांसफ़र है आपके पास 100 MB। और ये डिपेंड भी करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर कि आपका कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का, कितना फास्ट और कितना हैवी है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मुझे बताओ कि मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है कि नहीं आ रही? जस्ट एक बच्चा कमेंट के अंदर बता दे। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, एक ये ट्रैक्स हैं, ये हमारे पास एक सिटी हार्ड डिस्क है, ये ऊपर उसके ऊपर डिस्क लगी हुई है, ये हमारे पास ट्रैक्स है, और ये ऊपर ये लगा होता है इसका हेड। अब हेड ने क्या करना है, मूवमेंट करनी है आगे पीछे उन ट्रैक्स को रीड आउट करने के लिए। अच्छा, असेस टाइम बता देता हूँ फिर दोबारा, वही असेस टाइम बता रहा हूँ। अब असेस टाइम क्या था कि ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, ये वाली एक हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर ये प्लेट्स लगी होती हैं। हार्ड डिस्क में डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स लगती हैं, 7 8 9 10 नंबर ऑफ प्लेट्स लगी होती हैं। उन नंबर ऑफ प्लेट्स में एक रिंग में बन जाते हैं ट्रैक्स। अभी जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, ट्रैक्स के बाद उसको हम स्लाइस करते हैं, इस तरह सीधा करके स्लाइस करते हैं, तो हमारे पास एक सेक्टर्स बन जाते हैं। तो अब जब हार्ड डिस्क रेवोल्यूशन करती है, घूमती है, तो उसके ऊपर ये हेड मूव करता है आगे पीछे। जब ये हेड आगे पीछे मूव करेगा उन ट्रैक्स को रीड करने के लिए, तो ये दो फैक्टर करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे एसेस टाइम पे, यानी उसको कितनी देर लग रही है एक डाटे को रीड करने में। ठीक है, तो दो फैक्टर कौन से, एक है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी ये हार्ड डिस्क कितनी तेजी से घूमती है, और दूसरा के ये हेड को उस ट्रैक को असेस करने में कितना टाइम लगता है। ये दोनों मिलके आपस में हमारे पास क्या बनाता है, एक असेस टाइम बनाती है। इसी तरह सीडी रोम में क्या आता है, सीडी रोम में हमारे पास आता है उसका लेजर। लेजर वही
उसके ऊपर भी जैसे क्या बनाता है, हेड जगह होता है, सी डी रोम घूमती है, जैसे असेस करती है उसको। तो ये असेस करते हैं। नजीबुल्ला भाई यू आर लाफिंग यार वीडियो ऑन करके। नजीबुल्ला, तो हमारे पास जो डाटा ट्रांसफर रेट था हमने उसको मेजर करते हैं मेगाबाइट पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी मेगाबाइट ट्रांसफर हो रही है, ये हमारे पास क्या होता था, डाटा ट्रांसफर रेट। या नजीबुल्ला अपना वीडियो ऑन कर दो। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब आपको तो पता लग गया कि भाई आपके पास डाटा सेव किस तरह हो रहा है, उसको सेस किस तरह हो रहा है, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑप्टिमाइजिंग दिस परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करना। आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाते हो तो ट्यूनिंग में क्या करते हो, इंजन ऑयल चेंज करते हो, उसके बाद इंजन का सफाई करवाते हो, फिल्टर डालते हो। तो फिल्टर डालने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, एवरेज अच्छी रहती है। तो टाइम टू टाइम आपके कंप्यूटर को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपका कंप्यूटर चलते चलते साथ साथ चलते चलते स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप 3 साल यूज़ करो तो 3 साल के बाद आपका मोबाइल क्या होता है, थोड़ा सा हैंग होना शुरू हो जाता है। तो उस हैंग होने की वजह से क्या होता है, आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। आप क्या करते हो, उसको फॉर्मेटेड करते हो। जब आपने उस मोबाइल को फॉर्मेट किया, सारा कुछ क्लीन कर दिया, तो आपका मोबाइल ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी न्यू परचेज किया है। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को क्लीन करना पड़ता है। सबसे पहले आता है कि टिप क्या है, नंबर वन के क्लीन अप अननीडेड फाइल। अब क्लीन अप अननीडेड फाइल में क्या मतलब होता है कि एक होती है टेम्परेरी फाइल, ये आपके पास है टेम्परेरी फाइल। इस टेम्परेरी फाइल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी तौर पे ये फाइल मौजूद होती है। अब ये फाइल कहाँ से आती है, जब जैसे ही आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो वेबसाइट ओपन करने में वो आपसे पूछता है कि आई आस्क टू ऐड कुकीज़। कुछ वेबसाइट पूछती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ वेबसाइट नहीं पूछती। उसका मतलब क्या होता है कि आपने उस वेबसाइट को एक दफ़ा विजिट किया तो उसकी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, भाई आपने इस डेट को इतने बजे वो वेबसाइट विजिट किया। तो वो टेम्परेरी फाइल के अंदर स्टोर हो जाती है। इस आप नंबर ऑफ फाइल को ओपन करते हो, यानी वेबसाइट ओपन करते हो तो आपकी वो फाइल सेव होती है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के बाद अगर आप उसको अनइंस्टॉल करते हो तो वो उसकी फाइल भी वहाँ पे सेव हो जाएगी, भाई आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था इस डेट को, और वो आपकी टेम्परेरी फाइल के अंदर स्टोर हो जाती है। और इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट टेम्प के नाम से। अब एक्सटेंशन से क्या मुराद है, एक्सटेंशन से मुराद है कि भाई ये किस टाइप की फाइल होती है। अगर यहाँ डॉट वर्ड लिखा होता तो हमारे पास वो वर्ड की फाइल थी। तो इसको कहीं करने का तरीका क्या होता है, आप माई कंप्यूटर की राइट क्लिक पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, नज़र आ जाए तो ठीक है। बस 1 मिनट ज़रा। अच्छा, या आपने जाना है किसी भी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी ओपन करनी है, प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद यह डिस्क का बटन दबाना है। डिस्क में आपको अभी डायलॉग शो हो जाएगा, ये आपकी डिस्क हो रही है ऑटोमेटिकली। एक ये ऑप्शन है, वो सबसे पहले चेक करता है कि आपकी फाइलें कहाँ कहाँ पे मौजूद है, कैलकुलेटिंग कर रहा है। उसके बाद वो आपको बताएगा कि कितनी फाइलें। अभी आपके पास फाइल्स आ गई, ये आपके पास टेम्परेरी इंटरनेट फाइल है। उसके अलावा ये नीचे जाओ, आपके पास ये टेम्परेरी फाइल है। देखो अभी 4.9 MB की फाइल है, और ये रिसाइकल बिन में 225 MB की फाइल है। तो ये आप इसको क्लीन करो टाइम टू टाइम, तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टेम्परेरी फाइल के बाद क्या आता है कि आपको अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना होता है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के अंदर
बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो जो टाइम टू टाइम आपको थोड़ा सा काम देते हैं, उसके बाद आप उसको कभी ओपन नहीं करते, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं आपकी मेमोरी के अंदर सेव होते हैं। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ नहीं करते आप उसको अनइंस्टॉल करते हैं, तो अनइंस्टॉल करने से क्या होगा, एक तो आपकी स्पेस भी बचेगी, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप में आ जाते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आ जाते हैं। तो स्टार्टअप में आने से क्या हो जाता है कि भाई जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो सॉफ्टवेयर को ऑन कर देता है। जब वो सॉफ्टवेयर ऑन होते हैं तो आपका प्रोसेसर का एक हिस्सा ले रहे होती हैं, तो उससे मुराद क्या होता है, फिर आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ नहीं करते उनको अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद क्या आता है हमारे पास स्कैन डिस्क एरर। स्कैन डिस्क एरर का मतलब क्या होता है, जब कभी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो इसके अंदर करप्टेड फाइल आ जाती है, तो वो आपके हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके डिस्क में कुछ एरर्स आ जाते हैं, लाइक यूएसबी में क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है। वायरस की टाइप भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन वायरस से क्या होता है कि वायरस एक किस्म का आपके पास कोड होता है जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, इन्फेक्टेड करता है, और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे जो हार्ड डिस्क के ऊपर वायरस आ जाते हैं तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। उसका भी तरीका वही इसी तरह, आप हार्ड डिस्क के ऊपर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टी ओपन करें, उसके बाद आप टूल्स में जाएं और यहाँ पे चेक एरर आ रहा है, या आप यहाँ पे चेक एरर कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। या आप जाएँ, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी ओपन करें और यहाँ पे जाके टूल्स के अंदर जाके चेक करें, तो ये आपकी हार्ड डिस्क में जो एरर होंगे उसको चेक करेगा, उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। उसके बाद आता है डिफ्रेगमेंटेशन। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है हमारे पास डिफ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से क्या मतलब है, फ्रेगमेंटेशन से मुराद ये है कि आपकी जो हार्ड डिस्क होती है जब वो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि आपके पास जो सेक्टर्स होते हैं उसको जो जो सेक्टर मिलता जाएगा वहाँ पे सेव करता जाएगा, जो जो सेक्टर नहीं मिलेगा वहाँ पे सेव नहीं मिलेगा। तो रैंडमली आपकी हार्ड डिस्क पे जगह जगह वो मेमोरी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो इस फ्रेगमेंटेशन से क्या मसला हो जाता है, मसला ये होता है कि उसका एसेसिंग टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस हेड को ज़्यादा मूव करना पड़ता है उस मेमोरी को एसेस करने के लिए। तो डीप फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, डीप फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, जितना भी रैम स्पेस होती है उसको भी डिलीट करते हैं, और जिसमें जितनी भी स्पेस होती है उसको भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो उसका एक एड्रेस अपने पास रख लेते हैं। एड्रेस रखने से क्या हो जाता है कि उसको हेड को आसानी हो जाती है कि भाई मैंने किस एड्रेस पे जाना है उस डाटा को रीड आउट करने के लिए। तो इसका भी चेक करने का तरीका बहुत आसान है कि आपके कंप्यूटर में ना 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप इस तरह लाजमी किया करें डीप फ्रेगमेंटेशन। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी ओपन करें, प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद टूल्स में जाएँ और ये आपके पास होता है ऑप्टिमाइज डीप फ्रेगमेंटेशन। आप इसके पास ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करने के बाद सबसे पहले एनालिसिस करें, उसके बाद फिर इसको फ्रेगमेंट हो जाएगा, फिर इसको डिफ्रेगमेंट करें हर एक ड्राइव को सेपरेटली। तो इसमें स्लाइटली इम्प्रूवमेंट होती है आपकी स्पीड्स के अंदर। अच्छा, डीफ्रेगमेंटेड क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि जब आपने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेव हो रही थी वो जगह जगह सेव हो रही है। हार्ड डिस्क होती है आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है कि भाई हेड को जहाँ जहाँ जगह मिलती जाएगी वो उसको सेव करता जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन का मसला ये आ जाता है जब प्रोसेसर ने दोबारा उससे बताता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हेड को मूवमेंट करनी पड़ती है ज़्यादा, तो उसके अंदर खाली ट्रैक भी पड़े होते हैं, तो खाली सेक्टर को भी रीड करेगा, उसके बाद जब मेमोरी आएगी उसको भी रीड करेगा। जबकि डीप फ्रेगमेंटेशन क्या करता है कि पूरी हार्ड डिस्क को शुरू से लेकर एंड तक रीड आउट करता है। तो ये बता देता है कि भाई आपके पास नंबर थोड़ा सा नेट का डिस्टॉर्शन हुआ था। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, हम थे डीप फ्रेगमेंटेशन में। तो क्या करता था, डीप फ्रेगमेंटेशन में ये होता था कि वो उस खाली सेक्टर को भी रीड करता था और जहाँ पे डाटा होता था उस डाटा को भी रीड करता था। डाटा को रीड करने की वजह से क्या हो जाता था कि वो उसके पास एक लिस्ट बन जाती थी, भाई डिक्शनरी टाइप की लिस्ट बन जाती थी कि भाई किस सेक्टर पे डाटा मौजूद है, किस सेक्टर पे डाटा मौजूद नहीं है। तो इससे क्या हो जाता था, आपका थोड़ा सा सीपीयू थोड़ा फास्ट हो जाता था। फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन क्या होता है, फाइल कंप्रेशन ये होता है कि पास आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज फाइल होती है, उसको फाइल को आप क्या कर सकते हो, स्मॉल साइज के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। तो डिफरेंट किस्म के मार्केट के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जिस तरह
के पी के जिप हो गया, वन जिप हो गया, स्टफ टी हो गया, इस तरह विंडर एक बहुत मस्त पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो आपकी फाइल को कंप्रेस कर देता है। अब ये आपके पास ये पूरी टोटल फाइल 763 के बी इसके अंदर है, तो उसको फाइल को कंप्रेस करके एक फोल्डर के अंदर विन जिप के अंदर सेव कर दिया, तो उसका एक्चुअल साइज कितना हो गया 157 के बी। अब इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि भाई आपकी फाइल तो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन जब आप इस फाइल को दोबारा अनजिप करोगे तो प्रोसेसर को उतना टाइम लगेगा इसको रीड आउट करने के लिए। बस इसमें ये हमारी सेविंग हो जाती है कि हमारी स्टोरेज की बचत हो जाती है। तो ये आपके कहाँ काम आती है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी एम बी फाइल है तो आप उसको कंप्रेस करके ऑनलाइन सेंड भी कर सकते हैं। इस तरह क्या हो जाता है कि आपकी इंटरनेट थोड़ा सा कम यूज़ होता है। मैं देखता हूँ अगर इसमें मेरा सेव है तो मैं आपको सेव करके बता देता हूँ इसमें। अच्छा ये देखो जरा, ये मेरे पास एक फाइल है फ्लैग के नाम से, इसकी आप प्रॉपर्टी देखो कितनी है। प्रॉपर्टी इसकी 180 के बी है, इसके अंदर डिफरेंट फ्लैग्स पड़े हुए हैं। आपने ये करना है, एक सॉफ्टवेयर है, ये वाला गूगल पे सर्च कर दो, बिल्डर एक सॉफ्टवेयर है। ये बिल्डर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप इसको करोगे ऐड टू रैर, ठीक है, ऐड टू रैर करोगे। उसके बाद वो आपको पास ऑप्शन पूछेगा कि थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा है, डेट कर रहा है, डेट करने के बाद उस फाइल को कंप्रेस करके ये आपकी फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि वो सारी फाइल इसके अंदर आ गई हैं, ये सारे फोल्डर्स इसके अंदर सेव हो गए हैं, ठीक है, और उसको फाइल को भी उसने कंप्रेस कर दिया। तो ये फ़ायदा होता है फाइल कंप्रेसिंग का। इससे क्या होता है कि आपका एक फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स भी आ जाती हैं। उसके बाद आता है ड्राइव इंटरफेस स्टैंडर्ड्स। अब ड्राइव इंटरफेस स्टैंडर्ड्स क्या बात की, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ड्राइव है तो आप उसको किसके साथ अपने कंप्यूटर के साथ किस अटैच कर सकते हैं, वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंट किस्म की है। जो एक जो अब स्टैंडर्ड होता है वो EIDE है और दूसरा SCIC है, ये आगे आएगा, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स हमारा USB हो गया, पैरेलल, उसके बाद वीडियो अडाप्टर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो होता है पीछे केबल यूज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। जैसे हमारे पास कीबोर्ड का एक स्टैंडर्ड है QWERT, ये एक कीज का स्टैंडर्ड है जो पूरी यूनिवर्सल में यूज़ होता है। इस तरह डिफरेंट स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इन्हांस, अभी मैंने आपको बताया था EIDE, इन्हांस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक स्टैंडर्ड था जिसके अंदर हमारे पास क्या होता था, जो स्टैंडर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा था उसके अंदर क्या होता था, डाटा ट्रांसफर में थोड़ी कमी पेश आती थी। फिर उन्होंने क्या किया कि एक इन्हांस इसका इंटीग्रेटेड निकाला जो 66 MB तक डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये क्या बनती है, एक किस्म की पोर्ट्स बनी होती हैं, वो पोर्ट्स क्या होती हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करती हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे हो जाता है कि उसके ऊपर पीछे नंबर ऑफ वायर्स या उसको डायरेक्ट असेस कर देते हैं CPU के साथ। इस तरह वो एक स्टैंडर्ड बनाते थे जो जब भी नए कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होते हैं वो उसको अपने में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इस तरह वो काम करते हैं। तो इसका क्या होता था कि भाई ये 500 GB तक एक्सेस टाइम कर सकता था सिंगल वायर के जरिए, और इसमें ये डिफरेंट किस्म की केबल्स वगैरह यूज़ होती हैं जो उसको इम्प्रूवमेंट करती थी। फिर उसके बाद क्या है, स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेरेंस, ये शुरू में आया था, ये एडवांस है, इन्हांस हो जाता है, ये वाला स्मॉल इंटरफेरेंस शुरू में आया था, ये 1970 में आया था। इसके अंदर हमारे पास ये इसकी केबल्स के स्टैंडर्ड यूज़ होते थे जो हम इसको यूज़ करते थे, और ये बेसिकली क्या हेल्प आउट प्रोवाइड करते थे। हम अपने पास जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, माउस कीबोर्ड्स वगैरह, इनको साथ अटैच करके कनेक्ट कर सकते थे। फिर हमारे पास लेटेस्ट आया USB और 5 वायर्स, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। USB क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, इसको 22 3 तक डिवाइसेस को हम अटैच कर सकते हैं। और 5 वायर क्या होता है, जब मूवी एनिमेशन वगैरह के लिए एक स्पेशल किस्म की केबल्स होती हैं जो ज़्यादा फास्ट होती है और ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, और एक बात याद रखना, मैं ज़रा स्टॉक शेयरिंग कर लूँ।